मेंटेनेंस वर्ड सुनते ही फ्रेंड्स आपके दिमाग में आता होगा कि मेंटेनेंस और एलिमनी गुजारा भत्ता भरण पोषण किसको मिल सकता है। मैक्सिमम लोग हमारे समाज में सब मैक्सिमम लोगों को यही पता है कि एक पत्नी को पति के द्वारा गुजारा भत्ता मिल सकता है, दिया जाता है। कब किन कंडीशंस में दिया जाता है? जब केसेस चलते हैं या डिवोर्स हो जाता है। और कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि चिल्ड्रंस को मतलब बच्चों को और पेरेंट्स को भी गुजारा भत्ता दिया जाता है। हमारे समाज में बहुत से कम लोग ऐसे होंगे फ्रेंड्स, लीगल बैकग्राउंड के अलावा। लीगल बैकग्राउंड में जो है उनको तो पता है, लेकिन कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि एक हस्बैंड भी वाइफ से गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस एलिमनी आफ्टर डिवोर्स ले सकता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, हस्बैंड कैन आल्सो गेट मेंटेनेंस फ्रॉम वाइफ आफ्टर डिवोर्स, बॉम्बे हाई कोर्ट। और ये आपको मिलेगा कहाँ? सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। ओके, तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपका स्वागत है लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में, और आप हमें सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से लेके टेलीग्राम तक हर जगह हम अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स आगे आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, न्यूज़ है, हस्बैंड कैन ऑल्सो इन्वोक प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस परमानेंट एलिमनी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि मेंटेनेंस का चैप्टर हमारे यहाँ मेंटेनेंस लॉज, जो कि वाइफ्स को मेंटेनेंस देने की बात करता है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कानून हैं। हमारे कानूनों में जैसे आप सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी वाइफ मेंटेनेंस पा सकती है हस्बैंड से। डिवोर्स एक्ट में भी यही चीज़ है, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी है। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड डिवोर्स एक्ट 1986 जो कि मुस्लिम वुमेन के लिए है, उसमें भी ये प्रावधान है जिसमें वाइफ मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में भी ये प्रावधान है जिसमें वाइफ मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में भी ये प्रावधान है जिसमें कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स हस्बैंड के लिए एक जगह दिया हुआ है जो कि है सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन ये भी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। वाइफ के लिए जो इतने सारे कानून हैं, इतने सारे कानूनों के तहत वो मेंटेनेंस हस्बैंड से प्राप्त कर सकती है, लेकिन हस्बैंड सिर्फ एक जगह ऐसा दिया हुआ है, वहाँ भी वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को ही ये राइट मिलता है। वो है सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे कि सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, कहता क्या है, और इस केस में जिस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है और जिस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बताया है कि हस्बैंड कैन ऑल्सो इन्वोक, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, उस केस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ते हैं इससे। तो यही एक बार एंड बेंच और लाइव लॉ जो कि मैं बताता हूं हमेशा कि लीगल नॉलेज के लिए, लीगल न्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं। इसमें इसका न्यूज़ है ये, हस्बैंड कैन ऑल्सो इन्वोक प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस परमानेंट एलिमनी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं केस का टाइटल क्या है। केस का टाइटल है भाग्यश्री जायसवाल वर्सेज जगदीश सज्जनलाल जायसवाल एंड अनदर। ये केस का नाम है। बैकग्राउंड ऑफ केस देखते हैं फ्रेंड। बैकग्राउंड ऑफ केस है कि एक कपल जिसकी शादी 17 अप्रैल 1992 को हुई थी। सब कुछ जैसे चला, सही चला गलत चला, जो भी चला उसकी बात नहीं हम करेंगे। और इन लोगों ने 2015 में क्रुएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स ले लिया। फ्रेंड्स आगे कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि डिवोर्स क्या होता है और डिवोर्स के ग्राउंड्स क्या हैं, किन किन ग्राउंड्स पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। हस्बैंड को कौन से ग्राउंड्स मिले हैं, वाइफ को कौन से ग्राउंड्स मिले हैं, कॉमन ग्राउंड्स कौन है। ओके, तो वाइफ को जो भी हस्बैंड को ग्राउंड्स मिले हैं वो वाइफ को भी मिले हैं, मतलब वो कॉमन है। और कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वाइफ को मिले हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। डिवोर्स के बाद फ्रेंड्स जो हस्बैंड ने एक मेंटेनेंस पिटीशन फाइल की, 15,000 पर मंथ वाइफ से क्लेम किया मेंटेनेंस, ये कहते हुए कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जबकि उसकी वाइफ एमए है, बीएड है और एक यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड है। हस्बैंड ने ये भी कहा फ्रेंड कि उसने अपने एम्बिशंस को साइडलाइन कर दिया इसलिए कि ताकि वाइफ अपनी डिग्री को प्राप्त कर सके, वाइफ की अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उसने घर को भी मैनेज किया। हस्बैंड ने यह भी कहा कि इतने
दिनों के बाद हमारे हेल्थ कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूं और हमारे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है। वही फ्रेंड्स वाइफ ने कहा कि इसका जो हस्बैंड था वो ग्रोसरी शॉप चलाता था और ऑटो रिक्शा भी इसके पास है, जिसको कि लीज करके ये पैसा अर्न कर रहा था। और वाइफ ने ये भी कहा साथ में कि उसके ऊपर अपने बेटी को के देखभाल की जिम्मेदारी भी है। फाइनली फ्रेंड्स जो कोर्ट था, नांदेड़ का एक कोर्ट है, उसने सिविल कोर्ट ने डिसाइड किया, हस्बैंड के फेवर में डिक्री पास किया और वाइफ को डायरेक्ट किया कि 3000 रुपीज़ पर मंथ हस्बैंड को एज एन मेंटेनेंस आप देंगे। और एक और ऑर्डर पास किया, एक और डायरेक्शन पास किया, जो जिस कॉलेज में वाइफ पढ़ाती थी या फिर एम्प्लॉयड थी, उसके प्रिंसिपल को ये डायरेक्शन दिया कि 5000 रुपीज़ पर मंथ आप इनकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे इन ल्यू ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स। 2017 से ही इनको मेंटेनेंस देना था, 2017 से वाइफ ने मेंटेनेंस दिया नहीं था, तो इसके लिए उसका जो एरियर्स होता है तो उसके लिए 5000 रुपये पर मंथ प्रिंसिपल को डायरेक्ट किया गया कि इनकी सैलरी से आप डिडक्ट करेंगे। तो वाइफ जो थी बॉम्बे हाई कोर्ट में अप्रोच की और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नांदेड़ कोर्ट का जो ऑर्डर है, दोनों ही ऑर्डर्स हैं, उनको अपहेल्ड किया। फ्रेंड्स ये था केस का बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स मेंटेनेंस की हम बात करते हैं। मेंटेनेंस का केस कब एराइज होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लें। तो फ्रेंड्स मेंटेनेंस का केस तब एराइज होता है जब किसी भी तरह से आप सेक्शन 9 टू सेक्शन 13, ओके, सेक्शन 9 टू सेक्शन 13 का कोई भी आप दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, डिबेट चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, तो मेंटेनेंस का केस एराइज होता है। तो जब मेंटेनेंस का केस एराइज होता है तो बहुत सारे कानून हैं जिसमें कि वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। ठीक है, वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगर उसके पास कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम ना हो, उसके पास कोई भी अपने आप को मेंटेन करने में वो कैपेबल ना हो। तो दो प्रावधान है मेंटेनेंस के। एक तो जो आपका जो केस चल रहा है, जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, प्रोसीडिंग्स के इन बिटवीन द प्रोसीडिंग्स, मतलब आज आपने केस किया और जब तक केस चलेगा तब तक किसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, ये एक है। और एक है जो प्रोसीडिंग के बाद डिवोर्स हो गया तो उसके बाद जो मेंटेनेंस आपको मिलना चाहिए वो है। तो दोनों ही बातें, तो वाइफ को तो बहुत सारे राइट्स मिले हैं, बहुत सारे कानून हैं। तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। हस्बैंड को हिंदू मैरिज एक्ट 24 एंड 25 में ही मिला हुआ है। तो 24 क्या है? 24 है फ्रेंड्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग के दौरान आपको एलामनी मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, ये है। और 25 क्या कहता है? 25 कहता है कि प्रोसीडिंग के बाद, मतलब आपका जब डिक्री आ जाता है उसके बाद। तो थोड़ा सा हम ये पहले सेक्शन 9 टू 12 के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। फ्रेंड्स सेक्शन 9 कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का भी अगर आप में केस है, आपके पास नोटिस किया है, इस दौरान भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 10 है जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 11 वाइड मैरिज, सेक्शन 12 वाइडेबल मैरिज और सेक्शन 13 डिवोर्स। तो फ्रेंड्स ये जो सेक्शन 9 टू 13 है, यही डिबेट्स हैं, यही डिस्प्यूट्स हैं। ये हिंदू मैरिज एक्ट में ये डिस्प्यूट्स हैं। इन डिस्प्यूट्स के दौरान या इन डिस्प्यूट्स के सेटल होने के बाद मेंटेनेंस आप क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस किसको मिलेगा? मेंटेनेंस उसको मिलेगा जिसके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और वाइफ को इस तरह से मिलेगा। लेकिन हस्बैंड के साथ कंडीशन कुछ स्ट्रिक्ट हो जाता है फ्रेंड। हस्बैंड के साथ कंडीशन ये स्ट्रिक्ट हो जाता है कि अगर हस्बैंड स्किल्ड है, ही कैन अर्न हिज लाइवलीहुड, लेकिन वो घर बैठा है, तो उसको मेंटेनेंस अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन वाइफ के साथ ऐसा नहीं है, वाइफ को इसमें प्रिविलेज मिलता है। लेकिन फिर भी हस्बैंड को मेंटेनेंस कुछ केसेस में अलाउ किया जाता है, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया है। इसके बाद अब आके देखते हैं फ्रेंड, अब सेक्शन 24 थोड़ा सा देखते हैं। तो सेक्शन 24 बात करता है फ्रेंड, सेक्शन 24 बात करता है कि जब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, प्रोसीडिंग्स के दौरान आपको मेंटेनेंस की बात होती है कि किसको क्या मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इसमें कोर्ट्स बहुत सारी चीज़ें देखता है फ्रेंड्स। कोर्ट्स देखता है कि आप अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम हैं या नहीं हैं, ओके, और जिससे आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं वो आपको मेंटेन करने में सक्षम है या नहीं है, ओके। तो एक सेक्शन 24 और 25 ही ऐसा है जिसमें कि लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जैसे देखते हैं, वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट आइदर द वाइफ और द हस्बैंड, यहाँ पे दोनों की ही बात कर रहा है,
आइदर द वाइफ और द हस्बैंड, कोई भी इसमें आप मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, एज द केस में बी, हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशियंट फॉर हर और हिज सपोर्ट एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेज ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक है, प्रोसीडिंग का भी एक्सपेंसेस उसके पास नहीं है, पैसे नहीं है जो कि केस की प्रोसीडिंग भी चला सके। इट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड, ठीक है, यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड दोनों की बात कर रहा है, ऑर्डर द रिस्पॉन्डेंट टू पे टू द पिटिशनर द एक्सपेंसेज ऑफ द प्रोसीडिंग। पहला बात, एक्सपेंसेज ऑफ द प्रोसीडिंग पेमेंट करने का डायरेक्शन देगा रिस्पॉन्डेंट को, जो भी रिस्पॉन्डेंट होगा, एंड मंथली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सच सम एज हैविंग रिगार्ड टू द पिटिशनर्स ऑन इनकम एंड द इनकम ऑफ द रिस्पॉन्डेंट इट मे सीम टू द कोर्ट टू बी रीजनेबल। मतलब कोर्ट इस कंडीशन में दो डायरेक्शन दे सकता है। एक तो जो प्रोसीडिंग्स आती हैं, प्रोसीडिंग्स चलती हैं, प्रोसीडिंग्स के जो खर्चे होते हैं उनको दे सकता है कि उनको उसके लिए आप पैसे दीजिए, जो भी पार्टी है रिस्पोंडेंट को देगा, और उसके अलावा अपने लाइवलीहुड के लिए मंथली इनकम, आपका इनकम देखेगा, उनका सोर्स ऑफ इनकम देखेगा और उसके हिसाब से डिसाइड करके आपको दे देगा, जिससे इस कंडीशन में आपकी जो भी जिसने भी पिटिशनर है जो उसकी लाइफ अच्छे से चलती रहे। ओके, यहाँ प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेज ऑफ द प्रोसीडिंग एंड सच मंथली सम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में बी। अब इसमें यह है कि जो प्रोसीडिंग के एक्सपेंसेज हैं, ओके, एक्सपेंसेज ऑफ द प्रोसीडिंग एंड सच मंथली सम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, मतलब कोई भी अगर मेंटेनेंस है, अगर आपके पास जब नोटिस गया, नोटिस जाने के 60 days के अंदर में आप उसको डिस्पोज ऑफ करें, आप उसको पेमेंट करें, ये कंपलसरी है। तो सेक्शन 24 क्या बात करता है कि जब तक प्रोसीडिंग चल रहा है तब तक की बात करता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 25 में। सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 जब प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाती है तब की बात करता है। तो सेक्शन 25 में भी यही सब चीज़ लिखा हुआ है, सारी बातें सेम है, बस वही है कि प्रोसीडिंग ख़त्म होने के बाद, आपका डिवोर्स होने के बाद ये जो मेंटेनेंस की बात करता है, इसमें भी हस्बैंड और वाइफ कोई भी मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें भी सेम चीज़ है, सेम चीज़ देखेगा आपका जो भी कोर्ट होगा, कोर्ट को सेम आपकी इनकम और आपके जो रिस्पोंडेंट है उनकी इनकम दोनों को एनालाइज करना है, और आप जो भी पार्टी इसमें इनकम जिसके पास नहीं है, इनकैपेबल ऑफ मेंटेनिंग हर सेल्फ और हिम सेल्फ है, उसको मेंटेनेंस अलाउ करेगा। ठीक है, ये हो गया। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मेंटेनेंस एक बार जब अलाउ हो गया, तो एक बार और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मेंटेनेंस ये होगा, मेंटेनेंस का टेन्योर क्या होगा? मेंटेनेंस का टेन्योर होगा लाइफ टाइम ऑफ द पिटिशनर, जो भी मेंटेनेंस जिसको भी अवार्ड किया गया उसके लाइफ टाइम तक। ठीक है, लेकिन क्या इसको कम या ज़्यादा या ख़त्म किया जा सकता? जैसे हमने सेक्शन 125 CRPC में पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है कि मेंटेनेंस जो अवार्ड किया है उसको रेक्टिफाई कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो क्या सेक्शन 25 भी इस तरह का पावर देता है कोर्ट को? तो बिल्कुल देता है फ्रेंड। यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं, ये सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 की बात करता है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सब सेक्शन 2 क्या कहता है? If the court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at any time after it has made an order under subsection 1, ठीक है, इसमें चेंज बताता है, किसी भी पार्टी के सर्कमस्टांसेस में चेंज होता है। जैसे मान लो हस्बैंड के फेवर में मेंटेनेंस अवार्ड हुआ है, हस्बैंड के फेवर में मेंटेनेंस अवार्ड हुआ और हस्बैंड उस समय अर्न नहीं करता है, लेकिन अचानक से उसके बिजनेस में कोई प्रॉफिट आ जाता है, या फिर कोई नौकरी उसकी अच्छी हो जाती है, या फिर इनकम उसका किसी न किसी तरह से अच्छा हो जाता है, या फिर जिस वाइफ को मेंटेनेंस देना है और वाइफ की इनकम अचानक से ख़त्म हो जाती है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट करेगा कि इट मे एट द इंस्टेंस ऑफ आइदर पार्टी, जिस भी पार्टी ने कोर्ट के सामने एक अपनी बात रखी, पिटीशन फाइल किया कि इसको वेरी मोडिफाई किया जाए, रेसिंड किया जाए या कुछ किया जाए, तो कोर्ट उस हिसाब से इसको वेरी कर सकता है, मोडिफाई कर सकता है, रेसिंड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो भी उसको सही लगे। ओके,
एक और कंडीशन है जिसमें इसको जो सबसेक्शन 3 में आता है कि किन किन कंडीशन में, एक और कंडीशन है जो कि ये बताता है, इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पार्टी इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन हैज़ रीमैरिड। मान लो डिवोर्स हुआ है, डिवोर्स होने के बाद जिस पार्टी को अवार्ड किया गया है मेंटेनेंस, जिस पार्टी के फेवर में, उस पार्टी ने दोबारा शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, या एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि अगर वो पार्टी वाइफ है, वाइफ के फेवर में अगर मेंटेनेंस अवार्ड किया गया है और वो चेस्ट नहीं रहे, मतलब उसकी वो एडल्ट्री में आ गई है, ठीक है, एडल्ट्री उसने कमिट किया है, और अगर वो पार्टी हस्बैंड है तो उसका किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी एट द इंस्टेंस ऑफ अदर पार्टी कोर्ट क्या कर सकता है, सेम यही चीज़ वेरी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिसेंड कर सकता है, जो भी उसको सही लगे। ओके फ्रेंड, तो ये पूरी कहानी थी, ये पूरा मेंटेनेंस का सेक्शन 24 एंड 25 हिंदू मैरिज एक्ट का ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन था, पूरा इसका वो था, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बता दूं फ्रेंड, 2-3 चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता दूं कि कई लोग होते हैं जैसे देखते हैं कि डिवोर्स के कंडीशन में बहुत सारे, डिवोर्स का जो उनका डिक्री होता है उसमें बहुत सारे कंडीशंस लगा देते हैं, तो उसमें एग्रीमेंट करते हैं। म्यूचुअल कंसेंट जैसे डिवोर्स हुआ, म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स कहाँ होता है, सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट के में आपने डिवोर्स के लिए एक एग्रीमेंट किया कि कभी भी कोई भी पार्टी एलिमनी और मेंटेनेंस का डिमांड नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड, क्या ये एग्रीमेंट बाइंडिंग है? तो फ्रेंड्स, ये एग्रीमेंट 100% बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कोर्ट के पास ये पावर है कि इस एग्रीमेंट के बावजूद भी वो मेंटेनेंस अवार्ड कर सकता है, मेंटेनेंस के लिए आप फाइल कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड कि अगर कोर्ट चाहे, ओके, अगर कोर्ट चाह रहा है तो कोर्ट परमानेंट मेंटेनेंस इस कंडीशन में भी अवार्ड कर सकता है। अगर मेन पिटीशन जैसे है, मेन पिटीशन मान लो डिवोर्स का पिटीशन है, डिवोर्स का पिटीशन को अगर डिस्पोज कर रहा है कोर्ट, या तो डिवोर्स ग्रांट कर रहा है या फिर डिवोर्स का रिजेक्ट कर रहा है, ओके, अगर उसमें आपने या फिर किसी भी पार्टी ने मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल नहीं किया है, मेंटेनेंस फाइल नहीं किया है, फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें मेंटेनेंस हमें देना चाहिए, मेंटेनेंस अवार्ड करना चाहिए, तो कोर्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, ये केस है चंद्रिका वर्सेस एम विजय कुमार, 1996 का केस है। इस केस में ये कहा गया था कि मेंटेनेंस अवार्ड कोर्ट कर सकता है, ओके। ये पूरा वीडियो था फ्रेंड, पूरा डिटेल था। ये हस्बैंड भी मेंटेनेंस ले सकता है, वाइफ से मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकता है केस, और मेंटेनेंस इसके पक्ष में भी अवार्ड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है इससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।